नमस्कार। हमारा आज का विषय है अद्वैत वेदांत में अध्यास। अध्यास अद्वैत वेदांत का पारिभाषिक शब्द है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु का ज्ञान अध्यास कहलाता है। रस्सी को देखकर सर्प का ज्ञान इसका उदाहरण है, यह अध्यास है। यहाँ रस्सी सत्य है लेकिन उसमें सर्प का ज्ञान मिथ्या है। तो मिथ्या ज्ञान बिना सत्य आधार के संभव नहीं है। अतः अध्यास के दो पक्ष माने जाते हैं, सत्य और असत्य। मिथ्या का मिथुनीकरण ही अध्यास का मूल कारण है। इस मिथुनीकरण में एक के धर्म का दूसरे में आरोप होता है, यानी सर्प के धर्म का रस्सी में आरोप होता है। रस्सी की वक्रता का सर्प में आरोप होता है, अतः सर्प का ज्ञान यहाँ संभव है। साथ ही ये धर्मारोप कोई व्यक्ति जानबूझकर नहीं करता, वस्तुतः अनजाने में ये आरोप हो जाता है। इसलिए सत्य और अमृत में अध्यासावस्था में परस्पर विवेक नहीं हो पाता है। विवेक होते ही अध्यास का नाश हो जाता है। जिन दो वस्तुओं के धर्मों का परस्पर अध्यास होता है वे वस्तुतः एक दूसरे से अत्यंत भिन्न होती हैं। उनमें तात्विक साम्य नहीं होता, किंतु औपचारिक धर्म साम्य के आधार पर यथा कथनचित दोनों का मिथुनीकरण होता है। शांकर भाष्य में अध्यास का लक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि एक वस्तु में तत्सदृश किसी पूर्वदृष्ट वस्तु का स्मरण होता है, यह स्मृति रूप ज्ञान ही अध्यास कहलाती है। परंतु पूर्वदृष्ट वस्तु का स्मरण मिथ्या नहीं होता। किसी को देखकर यह वही व्यक्ति है ऐसा उत्पन्न ज्ञान सत्य है। इसलिए स्मृति रूप शब्द का विशेष अर्थ यहाँ अभिप्रेत है। स्मृत वस्तु के रूप की तरह जिसका रूप हो उस वस्तु का उससे भिन्न स्थान पर ज्ञान होना अध्यास का सर्वमान्य लक्षण माना गया है। रस्सी को देखकर सर्प का स्मरण होता है और तदनंतर सर्प का ज्ञान होता है। ये सर्प ज्ञान स्मृति सर्प से भिन्न वस्तु है। वाचस्पति मिश्र ने भामती में कहा है कि सर्पादि भाव से रस्सी आदि का अथवा रक्त आदि गुण से युक्त स्फटिक आदि का ज्ञान न होता हो, ऐसी बात नहीं है। किंतु इस ज्ञान से रस्सी आदि सर्प हो जाते हैं या उसमें सर्प का गुण उत्पन्न होता है, यह भी असंगत है। यदि ऐसा होता तो मरु प्रदेश में किरणों को देखकर उछलती तरंगों की माला से सुशोभित मंदाकिनी आ गई है, ऐसा ज्ञान होता और लोग उसके जल से अपनी पिपासा शांत करते। इसलिए अध्यास से यद्यपि वस्तु सत्य जैसी लगती है, फिर भी उसमें वास्तविक सत्यत्व की स्थिति मानना मूर्खता है। यदि ये अध्यास यदि सत्यता से रहित हो तो बंध्या पुत्र आदि की तरह इसका ज्ञान नहीं होना चाहिए, किंतु सर्प ज्ञान होता है। अतः यह अत्यंत असत भी नहीं है, यह सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं है। साथ ही अध्यास ज्ञान को हम सत्य भी नहीं कर सकते, असत है नहीं, इसे सत्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर्प का ज्ञान कथमपि सत्य नहीं है। किसी भी प्रकार से सर्प का ज्ञान सत्य नहीं हो सकता। सत और असत परस्पर विरोधी हैं, अतः अध्यास सद सत भी नहीं है। अंततः अध्यास को सद सत से विलक्षण अनिर्वचनीय कहा गया है। इस क्रम से अध्यस्त जल वास्तविक जल की तरह है, इसलिए वह पूर्व दृष्टि है। यह तो मिथ्याभूत है, शब्द व्यापार से परे है। यह अध्यास दो प्रकार का है, अर्थाध्यास में और एक अर्थाध्यास और दूसरा ज्ञानाध्यास। अर्थाध्यास में एक वस्तु का दूसरी वस्तु में ज्ञान होता है। जैसे मैं मनुष्य हूँ, यहाँ मैं आत्म तत्व है और मनुष्य तत्व जाति है, इन दोनों का मिथुनीकरण हुआ है। और ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास से प्रेरित अभिमान का नाम है। और इस अध्यास की विवेचना के लिए आदि शंकराचार्य ने अध्यास भाष्य की रचना की है। आदि शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र के भाष्य की जो भूमिका लिखी है उसे अध्यास भाष्य कहा जाता है। यह कोई भाष्य नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र रचना है जो उसके मुख्य रचना वेदांत सूत्र भाष्य के प्राकथन के रूप में था। अध्यास भाष्य कई तरह से विलक्षण कृति है, इसे विलक्षण कृति कहा गया है। ये एक लघु रचना है, इसमें
50 से भी कम श्लोक है और उन सारे श्लोकों को कुल 5 भागों में विभक्त किया गया है। लेकिन अध्यास भाष्य आचार्य शंकर की रचनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है, वेदांत सूत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है और इससे हमें वेदांत सूत्र की या यूँ कहें कि अद्वैत वेदांत दर्शन की एक पूरी की पूरी रूपरेखा हमारे सम्मुख स्पष्ट हो जाती है, प्रस्तुत हो जाती है।